आप सब पर सलामती हो। हबीब जालिब का लिखा हुआ है, जागने वालों ताबा सहर खामोश रहो। कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो। किसने सहर के पांव में जंजीरें डाली, हो जाएगी रात बसर, खामोश रहो। शायद चुप रहने में इज्जत रह जाए, चुप ही भली है ए अहले नजर, खामोश रहो। कदम कदम पर पहरे हैं इन राहों में, दारो रसन का है ये नगर, खामोश रहो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने और मुसलसल वज़ीर आज़म बनने का ये दूसरी शख्सियत को एजाज़ है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को ये एजाज़ हासिल था। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पे गर्म जोशी से मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी जो है वो भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। उनका कहना था कि आए हम नफरत को उम्मीद से बदल कर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी भारतीय वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अच्छा, कल के दिन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया और वो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे भारतीय वज़ीर आज़म बन गए। अब कल की अगर तकरीब को देखें तो उसमें दुनिया भर से शख्सियात को दावत दी गई थी, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को। लेकिन इस खित्ते के अगर 2 ममालिक जिनको दावतनामे नहीं भिजवाए गए, उनमें एक पाकिस्तान यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और दूसरा चाइना, जिनको दावतनामा नहीं भिजवाया गया था। अब पाकिस्तान और भारत में मुमासलत क्या, यानी कहा जाता है कि अवाम के एतमाद, मुसलसल तीसरी बार अवाम के एतमाद, तीसरी बार अवाम का एतमाद क्या होना था कि पहली बार उन्होंने जो नशिस्तें ली उसके बाद दूसरी बार उससे ज्यादा नशिस्तें ली, तीसरी बारी आई तो तीसरी बार दूसरी बार से भी कम नशिस्तें हासिल की हैं। वो जो नशिस्तें कम हासिल की हैं तो इत्तेहादियों को मिला के हुकूमत बनाई गई। और साथ ही साथ मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं कि कितनी मकबूलियत है इंडिया के अंदर, क्योंकि एक मजमूई इत्तेहाद के तनाजुर में वो हुकूमत बनी है। उसी तरीके की कि जैसे कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब को आप जाके मुबारकबाद दें कि आप दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं और आपकी मकबूलियत और अवाम का एतमाद है, तो वही एतमाद जो यहाँ पे लोगों को मालूम है कि किस तरीके का एतमाद है और किस तरीके से वो वज़ीर आज़म बने और किन बैसाखियों का सहारा लेके यानी किन जमातों के इत्तेहाद को साथ में लाके वो वज़ीर आज़म बने, वही तरीक़ाकार भारत के अंदर भी मौजूद था। अब मैं स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था तो चंद्रशेखर लुथरा भारतीय सहाफ़ी साहब पे मौजूद थे। इंडिया के मैच से एक दिन पहले की बात है, तो बात करते हुए मैंने उनको ये कह दिया, मैंने कहा जी अगर तो हम मैच आपसे हार गए तो फिर हम ये कहेंगे कि हमने मोदी साहब की जीत के ऊपर मैच का आपको तोहफा दे दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, उन्होंने कहा जी ऐसे तोहफे हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास तोहफे रख लें, हमने ऐसे तोहफे बहुत से भुगत लिए हैं। तो मैंने जवाबन उनको ये कहा कि मैंने कहा अगर आप इस पर नाराजगी का इजहार करते हैं तो फिर मेरे जवाब में थोड़ी सी तब्दीली है कि अगर हम आप लोगों से हार जाते हैं तो राहुल गांधी के ऑपोजिशन लीडर बनने पे हम आपको तोहफा देंगे। तो वो कहते हैं धन्यवाद, इसके ऊपर हम आपके मशकूर हैं कि अगर आप ये वाले जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मकबूलियत है भारत में, यानी आपकी अपनी मकबूलियत मुल्क के अंदर कम हो रही हो और उसी को मलहूज़े खातिर रखते हुए वही खाका बना के आप दूसरों को पेश कर रहे हो, तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होता। दूसरी बात ये, सवाल ये पूछना है पहले जान की अमान पाके, क्योंकि हद तक इज्जत कानून जो है वो अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब उस का इत्तलाक जो है वो कब, किस पे पहली मर्तबा और कौन उसके दायरे में आएगा ये मुझे मालूम नहीं, और ना ही मैं कोई इतनी मजबूत शख्सियत हूं कि मैं अपने अलावा अपने घर वालों का बोझ उठा सकूं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग जो ये कह रहे हैं कि सियासत से हमारा ताल्लुक है, हमारे घर वालों का नहीं, तो उनके ऊपर घेरा क्यों तंग किया गया। ना ही मेरी कोई इतनी पसली है कि मैं वो हरजाना भर सकूं जो हरजाना पंजाब हुकूमत हमारे ऊपर लगा चुकी है। कि यानी मैं ये अगर कह दूं कि किसी ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था तो क्या लाल रंग जेब देता था, आज के दिन आपको तो कुछ ख्याल कर लेना चाहिए था, आज के दिन कोई और रंग पहन लिया जाता तो उस पर भी हद तक इज्जत लग सकती है, ये बात। और दूसरी बात कि सोर्सेज बताए जाएं जी कि आपने जो खबर दी है उसके सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स तो मौजूद है, इसलिए जान की अमान पाके एक अर्ज कर रहा हूं, एक खबर दे रहा हूं। वो खबर ये कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब वो अपने आबाई हल्के मानसेरा में मौजूद थे और उन्होंने वहां पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। वो इसलिए कहा जा सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड की गई
क्योंकि उसमें उन्होंने लोगों को यह भी कहते हुए सुना गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करो और फैलाओ इसे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन के अंदर सिफारिशी मौजूद है, शुरू से लेकर अब तक इलेक्शन रिग करने में के जिम्मेदार ये हैं। फिर उन्होंने साथ में ये भी बात की कि जो मजमूई सूरत हाल है उसके तनाजुर में वहां से वोट निकल आते हैं कि जहां पे लोगों की तादाद भी कम होती है। वो कहते हैं जिंदा लोग और मरे हुए की कब्रों को भी गिन लें तो उससे ज्यादा वोट निकाले हुए हैं। फिर उन्होंने बात तो की मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के को लेके। अब जब उन्होंने बात की तो दूसरे जब बातें अपने हलकों को लेके करते थे तो ये कहते थे ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ये इनको मात हो चुकी है, लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब इस ज़मन में उनकी बात भी यही है। फिर वो 1947 से लेके अब तक का भी हवाला देते हैं, इलेक्शन कमीशन की 2600 बुराइयां गिनवाते हैं। फिर साथ ही साथ मुल्क के 2 लख्त होने के जिम्मेदार आमिरों को करार देते हैं और वो ये कहते हैं कि अयूब खान ने मुल्क को 2 लख्त कर दिया, मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया और आज तक हम वही भुगत रहे हैं। तो जान की अमान पाके ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या हतके इज्जत या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो साइबर क्राइम विंग है वो, या फिर कोई और, क्योंकि वो एक वीडियो है जो बाद में सोशल मीडिया पे चली, उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट नहीं किया, क्या उनके ऊपर कोई कदगन लगेगी या उनसे बाजपुरस की जाएगी? दूसरी बात ये, इतना अरसा खामोश रहने के बाद अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत कम बोले, वो अगर बोल रहे हैं तो एक बात। दूसरी बात, जब इस माहौल के अंदर कि जब कोई भी तज़किरा नहीं कर रहा था और कहा यह जा रहा था कि 1971 का तज़किरा करके जानबूझ के एक कियास और टरमाइल को हवा दी जा रही है, अब जब ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी और वो ऐसे मौके के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं? क्या वो पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं? क्योंकि ये तर्जुमानी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हाल में, यानी ये हर एक की जबान के ऊपर यही प्लॉट रहा है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में। इस दौर के अंदर, यानी इन दिनों के अंदर, ये तो सारी बातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अगर वो उनके बयानी को तरवीज दे रहे हैं तो क्या वहां पर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अदलिया के मामले को इस वक्त देखना है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक केस को उठाया, उसके अंदर रिमार्क्स दिए और उसको एक सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हवा मिली। फिर उसी की वजह से अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगी, फिर उसी के तज़किरा होते हुए अदालती रिपोर्टिंग करने की इजाज़त मिल गई और अब आके उन्होंने जो केस निपटा दिया, इसके ऊपर एक जगह पे ये बात हो रही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत के आगे घुटने टेक दिए। अब ये जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल होगा तो घुटने टेकना किसके लिए फ़ायदेमंद होगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा? दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब बैनुल-अक़वामी सतह पे पजीराई क्या है, वो कल जहाज़ देख चुके हैं कि वर्ल्ड कप का मैच जारी हो और वो भी अमेरिका के अंदर, और अमेरिका जो साइफर का जिस पे इल्ज़ाम है, अमेरिका जिसने मुख्तलिफ जगहों पे दरअंदाजी की, दखल अंदाजी की, अपना नैरेटिव भेजा उसी मुल्क के अंदर, यानी वो कहते हैं कर्मा इज काऊ कह लें भैया, यानी उसी मुल्क के अंदर वहां पे बाकायदा तौर पे जहाज उड़े, यानी एविएशन ने इजाजत दी होगी तो उड़ा होगा और एविएशन को मालूम होगा कि ये जहाज के ऊपर क्या लिख के स्लोगन जाएगा। तो यानी आप देखिए, किस्मत देखिए, तो बहुत सारे कहते मकाफात अमल है, तो ये भी तो देखिए कि ये क्या हो रहा है कि किस मुल्क के अंदर, यानी जिस मुल्क को बुनियाद बना के कहा गया हुकूमत गिराई, उसी मुल्क के अंदर रिलीज इमरान खान का स्लोगन जो है वो फ़ज़ाओं के ऊपर राज कर रहा हो। तो उनकी तरफ से एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस तनाजुर में है कि मुज़ाकरात के हवाले से अब जहाँ पे अदलिया इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात तब्दील हुए उस दिन जब खान साहब पेश हुए और जजेस ने ये कहा आपको मुज़ाकरात के ऊपर जाना चाहिए, तो इनका टेम्परामेंट चेंज हुआ और दूसरी तरफ 90 के एंगल के ऊपर चेंज हो गया। उन्होंने फिर से बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इकदामात होने लगे, तो उधर के इरादे कुछ और होने लगे, इधर के कुछ और होने लगे। अब देखना यह कि इस ज़मन के अंदर अदलिया जो है वो अपना क्या किरदार अदा करती है और पॉजिटिविटी क्या उस तनाजुर में देखने को आती है
और उस खत की बुनियाद के ऊपर क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है या ग्रैंड डायलॉग हो सकते हैं इस मुल्क में कि जिससे बेहतरी का रास्ता निकल सके। तो उन्हीं दिनों का इंतजार है और ये डेवलपमेंट जो है ये चंद ही दिनों में होती हुई दिखाई देती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।